नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के 42 साल पूरे हो गए। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद से यह पार्टी धीरे 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 इन 42 सालों में बहुत आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है वह खुल करके सामने आ गया है और उसका हर एजेंडा और उसकी हर असलियत अब किसी से छुपी नहीं है। इन 42 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और यह टटोलने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उदय क्या भारतीय जनतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत राष्ट्र के लिए कहीं खतरे के रूप में तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वरदान है या अभिशाप है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर हम विचार विमर्श शुरू करें इसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए, और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से आवाज दूर दूर तक जाएगी। 1980 में गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला चुनाव लड़ा था वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और आज भारतीय जनता पार्टी 300 पार है। तो 2 सीट से और 300 पार तक का सफर इसका कैसा रहा और इस सफर में कितने हिचकोले खाई भारतीय जनता पार्टी और कितनी खुशियां अर्जित की और कितनी उपलब्धियां अर्जित की और कितना लोगों के खरे न उतरने पर, लोगों की आकांक्षाओं के मद्देनजर कितना भारतीय जनता पार्टी की भद पिटी है, आज हमें यह भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के 42 साल पूरे होने पर, स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने अपनी वही घिसी पिटी बातें रखी, परिवारवाद पर चोट किया और कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को घेरने का काम किया। कोई नई बात, पार्टी का कोई इतिहास, पार्टी का कोई मिशन या पार्टी की कोई अच्छी बातें उन्होंने नहीं याद किया जो इन 42 सालों में घटी। उन घटनाओं को भी नहीं याद किया जिस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और विपक्ष में कांग्रेस आ गई थी और फिर से कांग्रेस सत्ता पक्ष में आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से विपक्ष में चले गए थे। तो बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज भारतीय जनता पार्टी पीक पर है, चोटी पर है और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था कि एक दिन कमल खिलेगा, वो कमल शायद खिल चुका है और अपने पूर्ण आकार ले चुका है। जितना विकास होना चाहिए था उतना हो चुका है। इन 42 सालों में अगर एक इंसान की जिंदगी होती तो वो भी अपने ढलान की ओर, निश्चित रूप से उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में ढलान या परिपक्वता कह सकते हैं, प्रौढ़ता की शुरुआत हो जाती और युवापन खत्म हो गया होता। बीजेपी का जो असली रूप है, जो चाल चरित्र चेहरा जिसे कहा जाता है, वो कुछ और होता है और जो उसका नकली रूप है वो सामने होता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में लोगों के
दिल में राज कर रही है, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे लोकतंत्र विरोधी मानते हैं और एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति मानते हैं। और राष्ट्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है या करने की मंशा रखती है या जो अपने आनुषंगिक संगठनों के द्वारा करवा रही है, उसे भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में होती है और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर पर गौर करती है और किसी भी हालत में चुनाव को जीतने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी मां से मिलने जाते हैं तब भी एक तरह से चुनाव का प्रचार ही करते होते हैं और कैमरा उनके आगे पीछे लगा रहता है और एक संदेश जाता है लोगों को कि मां से मिलने या मां के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं आई है प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री जी अपनी मां की कितनी कद्र करते हैं। यह सब दिखा करके अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी उन्होंने सार्वजनिक जिंदगी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक छत्र शासन कर रहे हैं और बल्कि इस लोकतंत्र में राजतंत्र का घोल ला चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी माना जाता है। पहले की तरह नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जोशी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई चेहरे हैं, और आज जो चेहरा उभर करके सामने आता है सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके सपनों में जो कमल आया करता था, उस कमल को खिलाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी माने जाते हैं कि उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर ला दिया है कि वह अधिकांश राज्यों में सत्ता में है और पूरे देश में पिछले 8 सालों से राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में आज शासन कर रही है, उसमें एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर कोई प्रधानमंत्री कहता है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखिए, जनता को संबोधित करता है कि देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री किसी मोबाइल कंपनी का प्रचार करता है, जियो जिसे कहते हैं, जियो का प्रचार करता है, जियो की मॉडलिंग करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादा है, उससे कोसों दूर हमारे प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के ऐसे कारनामे भी हैं जो इतिहास में दर्ज होंगे और एक गलत शासक की गलत नीतियों के रूप में माना जाएगा। सबसे पहले तो हम नोटबंदी की बात करेंगे। 2014 के बाद जो उनका सबसे बड़ा तुगलकी फरमान था वो था नोटबंदी, कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट मार्केट में ला दिए और उन्होंने ये कहा कि इससे आतंकवाद का सत्यानाश होगा और काला धन समाप्त हो जाएगा और जितना भी काला धन विदेशों में है उसे अपने देश में लाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का यह फार्मूला किन सलाहकारों ने उन्हें सलाह दिया था, फ्लॉप हो गया अच्छी तरह से और इसके दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े
इस तरह से प्रधानमंत्री जी का पहला ही वार देश विरोधी हुआ और उसके बाद से जितने भी प्रधानमंत्री के निर्णय होते रहे हैं और हो रहे हैं, वो चाहे किसानों के 3 काले कानून हो, वो चाहे कारपोरेट को खुली छूट हो, वो चाहे देश के को बेचने की साजिश हो, षड्यंत्र हो, और चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनका जो गुप्त एजेंडा है उसे मूर्त रूप देने के लिए नरेंद्र मोदी का प्रयास हो। ये सभी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारे प्रधानमंत्री बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। किसान आंदोलन ने 3 किसान कानूनों का सत्यानाश कर दिया और माफी मांगते हुए उन्हें वापस लेना पड़ा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को की नागरिकता समाप्त करने की जो मुहिम छेड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस मुहिम में भी मुंह की खानी पड़ी और राष्ट्र स्तर का एक आंदोलन खड़ा हो गया जिसमें मुस्लिम समाज सबसे आगे था और उन मुस्लिम समाज के लोगों का साथ बखूबी साथ दिया हिंदुओं ने भी। इस तरह से इनका हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुजन समाज और एक अल्पसंख्यक समाज की नागरिकता को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो षड्यंत्र था, जो साजिश थी, वो साजिश भी फेल हो गई। इस तरह से इन्होंने जो कुछ 2002 से लेकर के और अब तक किया उसका सबका पर्दाफाश हो चुका है। 2002 में जिस तरह से गुजरात में इनके मुख्यमंत्रित्व काल में दंगे भड़के और लगभग 2000 से अधिक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन्हें कुर्सी से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पार्टी इनकी तरफ खड़ी हो गई थी। एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी का कद छोटा हो गया और नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहे। तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही सोच, हिटलरशाही अलोकतांत्रिक सोच 2002 से जो शुरू हुई थी, 2014 के बाद उसका विस्तार हुआ है और उसी विस्तार का परिणाम है कि आज देश की आर्थिक स्थिति कंगाल है। देश आजादी के बाद सबसे अधिक अर्थव्यवस्था की बदहाली से दो चार हो रहा है। न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है, बल्कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और जितने भी इनके दावे थे उन दावों की भी पोल खुल चुकी है। प्रधानमंत्री के कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे स्लोगन, कुछ ऐसे नारे तो बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन इनके बहुत से नारे, बहुत से स्लोगन, बहुत से कारनामे हंसी के पात्र बना दिया प्रधानमंत्री मोदी को। गणेश के सिर पर हाथी का सिर, इसके लिए इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद यह बात कही थी कि एक सर्जरी का बेहतर नमूना था प्राचीन भारत में। हमारी सर्जरी, हमारी शल्य चिकित्सा इतनी मजबूत थी कि एक मनुष्य के सिर पर हाथी का सिर भी फिट कर दिया जाता था। इससे उन्होंने एक धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम किया था। इसी तरह से अभी हाल में उन्होंने जिस तरह से कहा बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इसकी भी भर्त्सना हुई है।
और एक प्रधानमंत्री अगर देशवासियों को बेटी पटाने की बात कहे तो किसी के गले नहीं उतरती। इसे तो एक तुगलकी फरमान, मोहम्मद तुगलक को पागल कहा जाता है, जो शासक रह चुका है इस देश का सल्तनत काल में, मुगल काल में। तो उसी तरह की पागलपन की नीतियों में यह भी आता है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के मुंह से गलती से निकल गया हो बेटी पटाओ, लेकिन उन्हें बाद में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था, सफाई देनी चाहिए थी। किसान आंदोलन के 3 काले कानून वापस करते समय जिस तरह से माफी मांगे थे, उस तरह से देश से माफी मांगना चाहिए था कि गलती से मुंह से निकल गया बेटी पटाओ, लेकिन उन्होंने कोई भी खेद नहीं प्रकट किया, न सोशल मीडिया पर, न टीवी पर, कहीं भी नहीं। इस तरह से प्रधानमंत्री ने जिस तरह साइकिल को आतंकवादी कहा, समाजवादी पार्टी को आतंकवादी कहा और विपक्ष को हमेशा कटघरे में ही खड़े करना चाहते हैं, जबकि माना यह जाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ विपक्ष होना भी जरूरी है। तो स्वस्थ विपक्ष होने की बजाय विपक्षहीन लोकतंत्र को करने के लिए, लोकतंत्र को बनाने के लिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री की जो कोशिश है, उस कोशिश में वो काफी हद तक तो कामयाब हुए हैं, लेकिन अपनी उच्छृंखल बातों और अपनी कुटिल नीतियों के तहत कभी कभी वे हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। हंसी का पात्र तो बंगाल के चुनाव में भी बहुत बुरी तरह से बन गए थे, जब उन्होंने दीदी ओ दीदी का स्लोगन दिया था और इससे महिला समाज अपने को बहुत ही अलग थलग पाया और प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से प्रधानमंत्री को फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ। इसी तरह से कोरोना में लाखों मौतों के लिए जिन गंगा और जमुना में नदियों में लाशें पटी हुई थी और उसी लाशों के बाद की स्थिति ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, बाकी कोई नहीं, न तो मुख्यमंत्री न इनके मंत्रिमंडल के कोई, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हैं। और उस डुबकी से क्या संदेश देना चाहते हैं वो तो वही जाने, लेकिन हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं, वो एक अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की बात रही हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर में 700 करोड़ रुपए खर्च करने की बात रही हो, या अब मथुरा में जो इनका नया एजेंडा है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर की स्थापना करना, इसमें भी प्रधानमंत्री ही आगे होंगे और वही श्रेय लेना चाहेंगे। और जो उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज भारत को विज्ञान की तरफ ले जाने की जरूरत है, भारत को अंधविश्वास पाखंड मुक्त करने की जरूरत है। बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग अंबेडकरवादी हो गए हैं और होते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी वेदों की ओर लौट रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड का महिमा मंडन कर रहे हैं। कभी राम का मंदिर बना रहे हैं, कभी शिव का कॉरिडोर बना रहे हैं, तो कभी कृष्ण का बनाने के लिए भूमिका बना रहे हैं, कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए भूमिका बना रहे हैं। तो अजीब किस्म का हमारा लोकतंत्र है कि एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन आगे बढ़ रहा है, तथागत बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत आगे बढ़ रहा है,
तथागत बुद्ध का मानवतावाद का विचार आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक शक्तियां पाखंडवाद को आगे बढ़ाना चाहती हैं, रामकृष्ण और 33 करोड़ देवी देवताओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं, देश को बेचना चाहती हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती हैं, और उस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जितने भी कर्म कुकर्म हो सकते हैं उसे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम संगठन, जिसमें आरएसएस भी है, आमादा है। देश टूट जाए भले टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देश में गृह युद्ध छिड़ जाए भले छिड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देश में मुस्लिम समाज का खात्मा करने के लिए इन्होंने जो कसम खाई है और जो इनके आए दिन बयान आते रहते हैं, कभी धर्म संसद में, कभी हिंदू महासभा में, कभी हिंदू महापंचायत में, क्या उससे हमारा देश बचेगा? और जो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो देश को बेचने के लिए, देश की इकाइयों को, देश की कंपनियों को, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्हें बेचने के लिए जो मुहिम चलाई है, जो देश का साधन प्रसाधन है, जो देश की रीढ़ है, उसे बेचने की जो एक घिनौनी सोच कायम हो चुकी है और वह सोच दिनों दिन अंजाम चढ़ती जा रही है, क्या उससे हमारा देश बचेगा? क्या महंगाई से हमारा देश बचेगा? क्या सांप्रदायिक ताकतों से हमारा देश बचेगा? हमारा संविधान बचेगा? हमारा राष्ट्र बचेगा? आज देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं कुटिल नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही विचारधाराओं को समझना होगा और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में अपने इरादों में सफल न होने पाए, उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना है और एक ऐसा माहौल बनाना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे, उसके इरादे कभी कामयाब न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।